Good morning, dear students. So, today we are moving towards the last lecture of this chapter, breathing and gaseous transport. So, last time we have completed with the CO2 transportation, but due to some of the technical issues, there was some humming. So, I am going to repeat that particular part again, and from that, we will move ahead to the end portion of this particular chapter. So, what about CO2 transportation? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्वियोलर रीजन. सो ऑब्वियसली टिश्यूज में वहां पे क्या हो रहा है, टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म CO2 इज प्रोड्यूस्ड है, हमेशा याद रखें. और वो CO2 जो है उसका बाइंडिंग टेंडेंसी एज वेल एज आप बोल सकते हो उसका डिफ्यूजन दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो इसलिए वो रेडिली अवेलेबल रहता है टू बाइंड विद द ब्लड कंपोनेंट्स और उसके थ्रू वो सर्कुलेट होते हुए अप टू एल्वियोलर रीजन तक पहुंचता है. दैट इज यू कैन से पर्टिकुलरली सिस्टमिक वेन जो है उसके थ्रू ये पहुंचने वाला है अप टू हार्ट, और उसके बाद हार्ट उसको पंप आउट करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ओके, and it is reaching towards alveolar region of the lungs. तो कौन कौन से फॉर्म में CO2 ऐसे बाइंड हो रहा है और उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन. सो फर्स्ट फॉर्म इज एज कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. सेकेंड एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन मतलब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसके साथ CO2 बाइंड हो रहा है. एंड नंबर 3 एज बाइकार्बोनेट आयंस. तीनों वे में ये ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन परसेंटेज के वाइज अगर हम देखें इसको तो 7% ऑफ दिस पर्टिकुलर CO2 इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, और वो कार्बनिक एसिड के फॉर्म में 7% अमाउंट जो उसका है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा. बाकी का जो 93% जो है दैट इज डिफ्यूजेस थ्रू आरबीसी, और आरबीसी में भी दो फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है. 23% जो वो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन में, दैट इज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, और बाकी का जो 70% है दैट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयंस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दिस. सो फर्स्ट फॉर्म जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बनिक एसिड. 7% मैंने आपको पहले बताया इन द प्लाज्मा वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड. आप देख सकते हैं वाटर के साथ CO2 अगर बाइंड होगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बनिक एसिड. CO2 प्लस H2O, H2CO3, ये प्लाज्मा में प्रोसेस होता है और यही प्लाज्मा अल्टीमेटली पहुंचता है एल्वियोलर रीजन तक. ओके, और वो वहां पे डिफ्यूज आउट होता है. दूसरा जो फॉर्म है दैट इज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. तो टिश्यूज में 20 to 25% CO2 जो है वो आपका बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, और एल्वियोलर रीजन जो है वहां पे ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन में से CO2 डिसोसिएट हो जाता है. ओके, मतलब टिश्यू पोजीशन पे वो बाइंड हो रहा है और एल्वियोलर रीजन में ये बोल सकते हैं आप डिसोसिएट हो रहा है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस है. ये HbNH2 जो है और वहां पे CO2 जो बाइंड होगा दैट इज द टिश्यू पोजीशन, और ये डिसोसिएट हो रहा है. ओके, दैट इज एक्चुअली इन लंग्स, मतलब ये टिश्यू है और ये वाला जो एरिया है दैट इज इन लंग्स. ओके, और फिर वहां से वो एलिमिनेट करता है फ्रॉम बॉडी. ओके, तीसरा जो फॉर्म है दैट इज एज अ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म. अबाउट 70% ऑफ द CO2, मतलब मेजोरिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. आरबीसीज के पास एक एंजाइम है दैट इज नोन एज कार्बनिक एनहाइड्रेस. इट इज स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा आल्सो. एट टिश्यू साइट it facilitates some reaction, and the reaction is CO2 plus water in presence of carbonic anhydrase enzyme. It is going to form H2CO3, that is carbonic acid, और उसी कार्बोनिक एसिड का कार्बनिक एनहाइड्रेस के थ्रू एक प्रोसेस हो रहा है
HCO3 minus ions plus H plus, that is bicarbonate ion. अब होता क्या है, in alveoli the above reaction proceeds in opposite direction. जो हमने एक ओरिजिनल डायरेक्शन देखा था फ्रॉम दिस, ये आपका टिश्यू लोकेशन है. टिश्यूज में CO2 इवॉल्व हुआ, वाटर के साथ बाइंड हुआ और अल्टीमेटली ये HCO3 माइनस के फॉर्म में आया. अब ये ट्रांसपोर्ट होगा इन द ब्लड प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ ये मूव होते हुए आ रहा है अल्टीमेटली यहां तक अप टू द एल्वियोलर रीजन, और एल्वियोली में ये डिसोसिएट हो जाता है. ओके, every 100 ml of the deoxygenated blood delivers about 4 ml of CO2 to alveoli. मतलब 100 ml blood के पास 4 ml जो मतलब 4% जो आप बोल सकते हैं, that is CO2 whenever it is coming through a particular channel of the systemic veins and then pulmonary artery up to alveoli. Okay, और बीच में एक जंक्शन आएगा, that is heart. Don't forget this. चलिए, now regulation of respiration. So we know that each and every process of our body is actually going to be regulated. सभी चीजों का रेगुलेशन होना जरूरी है, और रेगुलेशन करने के लिए हमें पता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में दो प्रोसेसेस या आप बोल सकते हैं दो पर्टिकुलर सिस्टम्स दिए गए हैं. उसमें से एक सिस्टम जो है आपका दैट इज न्यूरल सिस्टम, और दूसरा जो है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम जो है वो नर्व्स के थ्रू, न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू एक्टिवेट रहता है, और बाकी रहा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, वो जो है हार्मोन्स के थ्रू अपना एक्शन दिखाता है. सभी सिस्टम इसके रेगुलेशन, इन दोनों के रेगुलेशन में काम करते हैं. तो यहाँ पे पहली बात जो की गई, इन ब्रेन देयर आर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स. कौन कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे ब्रेन में है? ब्रेन मतलब दैट इज द कोर पार्ट ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, एक तो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स जो रिदम को मेंटेन करने का काम करवाते हैं. दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और तीसरा जो है दैट इज केमोसेंसिटिव एरिया. ओके, तो तीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं, ये तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम्स रेस्पिरेशन को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं. आप इनका लोकेशन ब्रेन में आप देख सकते हैं. ये है न्यूमोटैक्सिक एरिया, देन उसके साथ आप देख सकते हैं एपन्यूस्टिक एरिया, दिस वन, देन इंस्पायरेटरी एरिया, दिस वन इज एक्सपायरेटरी एरिया, और ये पूरा जो है इट इज कॉल्ड रिदम सेंटर्स. इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी, इन दोनों को जब हम प्लस कर दें, मतलब दोनों जो सेंटर्स हैं उनको बोलते हैं रिदम सेंटर्स, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स. ओके, तो बाकी ये पूरा जो ब्रेन का पार्ट है दैट इज इट इज बोन्स, दिस इज medulla oblongata actually, and this is the starting point of your spinal cord. Okay, पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स के बारे में. तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स एक तो आपको देखने कहाँ पे मिलते हैं, तो दे आर सीन इन medulla oblongata. ओके, medulla oblongata जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये क्या करते हैं, तो इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी रिदम्स. ओके, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का ये काम करते हैं. ओके, ये उसका मेन फंक्शन है. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप पूरा देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्लस एपन्योस्टिक सेंटर, उसको हम बोलते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज PRG. ओके, ये दोनों न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्योस्टिक सेंटर जो है, इन दोनों सेंटर को कंबाइन हम बोलते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप. ये पोन्स में, इसीलिए इसको पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप PRG बोला जाता है. ओके, एंड दिस इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल पार्ट में इसलिए, ओके, दैट इज इंस्पायरेटरी एरिया. ओके, और दूसरा ये वाला जो है दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ओके, दैट इज VRG विच इज एक्सपायरेटरी एरिया. ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है इतना डिटेल में. ओके, फाइन.
न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या काम करता है? तो इट इज सीन इन पोन्स, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसको चेक करने का काम ये करता है। कौन? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब इंस्पायरेटरी एरिया और एक्सपायरेटरी एरिया जो है इन दोनों के रिदम्स को चेक करने का काम करता है। दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मतलब वे कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप देख सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू एक सिग्नल मिल रहा है इंस्पायरेटरी सेंटर को, और एपनिस्टिक सेंटर जो है वहां से भी एक सिग्नल मिल रहा है व्हिच इज हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंस्पायरेटरी एरिया। ओके, impulse from this center reduces the duration of the inspiration and thereby alter respiratory rate. Okay, impulse मतलब सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं। तो कौन से एरिया से? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। अब देखिए मैंने बोला ना वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वहां से जो इंपल्स या सिग्नल मिल रहा है किसको? इंस्पायरेटरी एरिया को। ओके, तो उसका काम क्या है? तो इट इज एक्चुअली रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन। उसका ड्यूरेशन जो है इंस्पायरेशन का उसको कम करता है, और ऑब्वियसली जब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम होगा तो अल्टीमेटली पर यूनिट टाइम रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज होने वाला है। और उसी के थ्रू जब हम इंस्पायरेटरी एरिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपायरेटरी एरिया के ऊपर उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट ही होने वाली है। तीसरा जो एरिया है दैट इज केमोसेंसिटिव एरिया व्हिच इज सीन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के ठीक पास में आपको ये केमोसेंसिटिव एरिया देखने मिलेगा। ओके, it increase in the concentration of the CO2 and H plus ions activates this center which in turn signals rhythm center। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। केमोसेंसिटिव एरिया मतलब जो केमिकल्स को सेंस करने का काम करता है। केमोसेंसिटिव मतलब इसको जो सिग्नल मिलता है दैट इज इन द ऑब्वियसली केमिकल फॉर्म। और ये एक्चुअली किसको सेंस करता है? अब जब भी हम ब्रीदिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ज्यादातर बार हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है केमोसेंसिटिव एरिया के लिए जितना CO2 है। वो क्या कर रहा है? तो CO2 की जो कंसंट्रेशन जब बढ़ती है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है इट इज एक्टिवेटिंग केमोसेंसिटिव एरिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए और याद करिए CO2 की कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है? तो उसका आंसर है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है CO2। अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है? तो सेल्स और टिश्यूज में। अल्टीमेटली सेल्स और टिश्यूज के जो एरिया है वहां पे CO2 और H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उसी की वजह से जब ये मेटाबॉलिज्म एक्टिव सॉरी फॉर टेक्निकल इंटरप्शन, और ये जब एक्टिवेट होता है केमोसेंसिटिव एरिया तो हमें पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो CO2 और H प्लस की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है इट इज एक्चुअली फेवरिंग कंडीशन फॉर बाइंडिंग ऑफ CO2 एंड डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन। ये याद है आपको। अब इसके थ्रू क्या होने वाला है? तो किसी भी रेगुलेशन में हमारे बॉडी में सेल्स और टिश्यूज के जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। सिंपल सा एक एनालॉजी आप बनाइए, हमारे मोबाइल में जो सिग्नल है तो वो कोई टावर उसको ट्रांसमिट कर रहा है और हमारा मोबाइल एज अ रिसेप्टर उसको रिसीव कर रहा है। अगर वो रिसीव नहीं करेगा तो आपका फोन डेड हो रहा है। डेड मतलब हम फोन को भी क्या बोलते हैं? सेल फोन। मतलब मान लीजिए कि आपका फोन एक सेल ही है। ओके, वो एक सिग्नल रिसीव कर रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है इसीलिए वो काम कर रहा है।
जिस दिन उसने सिग्नल रिसीव करना बंद कर दिया, उसका काम करने का जो प्रोसेस है पूरा वो इंटरप्ट हो जाएगा। इन द सेम वे हमारे सभी सेल किसी ना किसी सिग्नल के इफेक्ट में काम करते हैं और उसकी इफेक्ट को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स हैं सेल के सरफेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्टर्स इन ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also recognize changes in the CO2 and H plus concentration and send signals to rhythm centers. Okay, तो ऑर्टिक आर्क जो है पूरा वो और कैरोटिड आर्टरी जो है, okay, वो क्या करते हैं, वो भी CO2 और H प्लस की कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं, कितना चेंज आया। ओके, और वो भी सिग्नल जनरेट करते हैं और वो सिग्नल रिदम सेंटर को देते हैं, मतलब दो जगह से रिदम सेंटर को सिग्नल मिलने वाला है। ओके, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे CO2 जितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का इतना रोल नहीं है रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए। सो इस तरह से आपका रेस्पिरेशन जो है पूरा रेगुलेट हो रहा है और उसमें CO2 की कंसंट्रेशन और H प्लस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो ऑब्वियसली ज्यादातर डिसऑर्डर्स रिलेट करेंगे लंग्स के साथ। ओके, मतलब डिसफंक्शन ऑफ द लंग्स, डिसफंक्शन ऑफ द एल्वियोलर रीजन्स, कैपेसिटी चेंज होना, इन सभी की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं। उसमें पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। सो अस्थमा क्या है? अस्थमा is the difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। तो अस्थमा एक तरह का इन्फ्लामेशन है। ओके, अस्थमा में क्या हो रहा है, तो आपका जो ट्रैकिया है उसके नीचे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का जो रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है पहले इसको भी समझ लीजिए। इन्फ्लामेशन इज अ काइंड ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें आपका जिस भी टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है, चाहे फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो या किसी और सिस्टम का हो, जहां कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पे मैं बता रहा हूं उतनी प्रोसेसेस होने वाली है। एक तो स्वेलिंग ऑफ टिश्यू होने वाला है, नंबर 2 इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वहां पे होने वाला है। एक तो स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, दूसरा इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो टिश्यू का रेडनेस विच इज कॉल्ड इरिथेमा, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड थिकनेस, स्वेलिंग दैट इज कॉल्ड एडेमा, और उसकी वजह से टिश्यू जो है वो रेड होने वाला है बिकॉज ज्यादा ब्लड वहां पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एरिथेमा। ये सब कुछ होने की वजह से वहां पे जो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होगा उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशंस, ईचिंग, ये कुछ नॉर्मल रहते हैं इन्फ्लामेशन में। और यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हमें हो रहा है दैट इज इन द इनर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्रोंकाई आपको दिखाया है, ये वेवी सरफेस म्यूकस वाला हमें दिख रहा है। अब वहां पे अस्थमिक एयरवे जो है, ओके, उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, एयरवे कम हो गया है। जितना एरिया चाहिए एयर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो सरफेस एरिया कम हो गया है। ओके, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, एयर का जो पसाज इजीली होना चाहिए वो नहीं होने वाला है, इसीलिए आपको रेस्पिरेटर चाहिए ऐसा, जो अस्थमा के पेशेंट्स यूज करते हैं। आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लंग्स यहाँ पे दिखाए उसको देखिए और यहाँ पे अस्थमिक पर्सन के एयरवे और लंग्स को देखिए। नॉट ओनली एयरवेज, लंग्स में मैंने बताया ना कि इन्फ्लामेशन में टिश्यू रेडनेस, तो यहाँ पे देखिए ब्रोंकाई वगैरह की वजह से ये लंग्स आपको रेड इसीलिए दिखाए बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो है। और एस्थमिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक, ओके, अस्थमा का अटैक जब होता है तब ये आप देख सकते हैं पूरा ब्रोंकाई का एरिया जो है, ओके, वो
टाइट स्मूथ मसल्स की वजह से नैरो हो रहा है, ओके, और एयर जो है वो एल्वियोली में ट्रैप हो रही है, राइट, और यहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ अस्थमा अटैक। दूसरा जो है डिजीज दैट इज एम्फाइसेमा। So it is damage of the alveolar walls. It decreases respiratory surface area. Okay. Major cause of emphysema is smoking, cigarette. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं alveolar changes in lung disease. Okay. ये एडेमा की वजह से आपके जो एल्वियोले है वो डैमेज हुए हैं, ये हेल्दी है, ये न्यूमोनिया में ऐसा होता है, ओके, न्यूमोनिया में स्वेल हो चुके हैं क्योंकि टाइटन हो गए सरफेस इसके, और ये जो है दैट इज एम्फाइसेमा, उसमें आप देख सकते हैं पूरे जैसे क्रश हो रहे हैं, आपके एल्वियोले जो है वो क्रश हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सरफेस एरिया डिक्रीज होने वाला है, एल्वियोले के जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस विच यू आर इनहेलिंग बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्चुअली स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से ये एल्वियोले के कंडीशन ऐसे होते हैं, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो रही है, और आप देख सकते हैं एम्फाइसेमा में आपके लंग्स की क्या हालत हुई है बिकॉज ऑफ द एम्फाइसेमा। ये कंडीशन आपके लंग्स की हो रही है बिकॉज स्मोकिंग के जो डेंजरस गैसेस है वो वहां पे एंटर हो रहे हैं एल्वियोलर सरफेस पे, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स वहां पे सेट हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, और उसकी वजह से कोल्टार जैसा पूरा मटेरियल वहां पे जमा होता है, और आपका जो एल्वियोले का एक्टिव सरफेस एरिया है जो एक्चुअली काम आता है आपको ब्रीदिंग में, वो कम हो रहा है, तो आपकी एयर यूटिलाइज करने की कैपेसिटी भी कम हो रही है और ब्रीदिंग में आपको इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर ड्यूटीज एंड ऑल, ओके, ऐसा कब होता है? सो सर्टेन इंडस्ट्रीज produce so much of the dust, so defense mechanism of the body cannot cope with this particular situation, okay. तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा डस्ट क्रिएट होता है, और वो डस्ट अल्टीमेटली क्या होता है, तो इनहेल होता है, इंस्पायर होता है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। जैसे कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फिर जहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत सारे ऐसे मटेरियल, इससे अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, ओके। माइन इंडस्ट्री जो है वहां पे ये सारा डस्ट जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाने वाला है और वहां पे जाके सेटल डाउन होगा, ओके। इसमें से बहुत सारे एलर्जिक भी होते हैं, देखिए यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल जो है वो एलर्जिक भी होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एलर्जीज भी हमें होती है, ओके। और इनका जो लॉन्ग एक्सपोजर जब हमें होता है इट कॉजेस इन्फ्लामेशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इन्फ्लामेशन। और क्या होगा? इट विल लीड टू फाइब्रोसिस, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ओके। फाइब्रोसिस यहाँ पे होगा, और फाइब्रोसिस हो रहा है इसका मतलब क्या है? फाइबर्स जनरेट हो रहे हैं, ओके, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो फाइब्रस होता है, और फाइब्रस होने की वजह से अल्टीमेटली आपका लंग्स जो है उनकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती बिकॉज टफ हो गया है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लंग डैमेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडस्ट्री के बारे में बताया हुआ एस्बेस्टोस, और उसकी वजह से होता है एस्बेस्टोसिस, ओके। ये हेल्दी लंग्स हैं, उसका एक्सरे है पूरा क्लियर है, और ये एस्बेस्टोसिस हुआ है उसके लंग्स आप देख सकते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सरफेस एरिया कम हो गया है लंग्स का, यहाँ पे फाइब्रोसिस हमें क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फाइब्रोसिस है। ये वाला पूरा जो था एरिया इट वाज हार्ट एक्चुअली, ये जो दिख रहा है वो, बाकी एरिया पूरा केज क्लियर होना चाहिए लेकिन ये क्लियर नहीं दिख रहा है, पूरा फाइबर्स से ढक गया है पूरा लंग्स, ओके।
तो ऑब्वियस है कि आपका एयर इनहेल करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो रियल पिक्चराइजेशन ऑफ द एस्बेस्टोस फाइबर इन लंग टिश्यू. ओके, तो दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू डैमेज योर लंग्स. ओके, तो जहां पे ऐसे बिजनेसेस में कोई काम कर रहा है, ओके, तो उन लोगों को लंग्स डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. अगर इन्हीं पिक्चर्स को हम समराइज करें, तो राइट नाउ अ कंडीशन, अ पर्टिकुलर पेंडेमिक इज गोइंग थ्रू, कोरोना. तो कोविड-19 में भी लंग्स के अगर आपने किसी के एक्सरे देखे होंगे तो इट इज जस्ट लाइक दिस. एस्बेस्टोसिस में जैसा दिख रहा है ऐसा ही आपको देखने मिल रहा है. रीजन इज के कोरोना जो है वायरस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेस्पिरेटरी वायरस, मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी दो पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्चुअल फंक्शनल पार्ट. तो ये कंडक्टिंग नहीं लेकिन फंक्शनल पार्ट, मतलब ब्रोंकाई से लेके एल्वियोली तक ये इनहेबिट करता है अपने आप को, वहां पे अपने आप को सेटअप करता है. एंड दैट्स व्हाई द लंग्स आर गेटिंग डैमेज्ड. और वहां पे अल्टीमेटली ये यू कैन से फाइबर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू जनरेट होने की वजह से लंग्स आपके डैमेज हो रहे हैं, कैपेसिटी कम हो रही है, सभी तरह के वॉल्यूम कम हो रहा है, और अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे पेशेंट को भेजने की जरूरत पड़ती है. और जब कभी ये लंग्स उतना भी काम करना छोड़ देते हैं, पर्सन में गेट डाई. ओके, सो ये भी एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क. ओके, तो मास्क पहनना चाहिए जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सो दैट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट प्रोटेक्टेड. फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, up to this we are going to end this particular chapter, and we will meet in the new chapter that is related to blood circulation. Okay, if you have any doubts, any queries regarding this chapter, you can call upon me, you can WhatsApp me your doubts and queries. Okay, and we will be moving to chapter number 18 from tomorrow. Okay, till then, have a nice day.